हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 40 में उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ पुनर्मिलन करते हुए भारत में एक भावनात्मक वापसी की थी। अब अध्याय 41 में ये अध्याय दिव्य मुलाकातों, सांस्कृतिक समृद्धि और भारत की कालातीत आध्यात्मिकता के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 41 में योगानंद, जो अब 1930 के दशक के मध्य में भारत वापस आ चुके हैं, अपने पश्चिमी शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा पर निकलते हैं और कुछ पवित्र स्थानों पर फिर से जाते हैं जिन्हें उन्होंने कई साल पहले श्री युक्तेश्वर के साथ खोजा था। दक्षिण भारत अपने प्राचीन मंदिरों, हरे भरे परिदृश्यों और गहरी आध्यात्मिक विरासत के साथ भक्ति की एक जीवंत ताने बाने जैसा लगता है। योगानंद की यात्रा उन्हें मद्रास, अब चेन्नई, मदुरै और मैसूर जैसे शहरों में ले जाती है, जहां वे भारत के पवित्र स्थलों की जीवंत ऊर्जा का अनुभव करते हैं और प्रबुद्ध आत्माओं से मिलते हैं जो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को मूर्त रूप देते हैं। इस अध्याय का एक मुख्य आकर्षण योगानंद का कांचीपुरम के एक श्रद्धेय ऋषि, अद्वैत वेदांत परंपरा के आध्यात्मिक नेता शंकराचार्य के आश्रम का दौरा है। शंकराचार्य एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति हैं। योगानंद का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उनकी बातचीत आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का एक सुंदर आदान प्रदान है। वे सभी धर्मों की एकता, ध्यान की शक्ति और भारत के शास्त्रों के सनातन ज्ञान की चर्चा करते हैं। योगानंद शंकराचार्य की स्पष्टता और करुणा से बहुत प्रभावित हैं। उन्हें भारत की आध्यात्मिक विरासत को आकार देने वाले प्राचीन ऋषियों के जीवंत संपर्क के रूप में देखते हैं। एक और यादगार पल योगानंद का मैसूर में बिताया गया समय है, जहां वे महल का दौरा करते हैं और स्थानीय भक्तों से मिलते हैं जो क्रिया योग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। वे दक्षिण भारत में शाही भव्यता और आध्यात्मिक सादगी का मिश्रण से प्रभावित हैं, जहां राजा और राजकुमार भी योगियों और संतों का सम्मान करते हैं। योगानंद मदुरै में मीनाक्षी मंदिर भी जाते हैं, जहां देवी की दिव्य उपस्थिति हमेशा की तरह शक्तिशाली लगती है, जो श्री युक्तेश्वर के साथ उनकी पिछली तीर्थयात्रा की याद दिलाती है। ये अनुभव योगानंद को कृतज्ञता से भर देते हैं, जिससे भारत की आध्यात्मिक खजाने को दुनिया के साथ साझा करने के उनके मिशन को बल मिलता है। इस अध्याय के बारे में सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे योगानंद दक्षिण भारत को एक आदर्श के रूप में चित्रित करते हैं। आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग। उनके पश्चिमी शिष्य, जो पहली बार भारत का अनुभव कर रहे हैं, मंदिरों की वास्तुकला, लोगों की भक्ति और दिव्यता की प्रत्यक्ष भावना से अचंभित हैं। योगानंद के विचारों ने गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ परिदृश्य के विविध वर्णन को एक साथ बुना है, जो दर्शाता है कि दक्षिण भारत के पवित्र स्थल आंतरिक जागरण के द्वार कैसे हैं। ये उनकी मातृभूमि और उसके सनातन ज्ञान के लिए एक प्रेम पत्र है। अध्याय 41 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक आत्मा को पोषण देने वाला अध्याय है, जो उन्हें अपने पश्चिमी शिष्यों के साथ साझा करते हुए भारत के आध्यात्मिक हृदय से फिर से जुड़ने की अनुमति देता है। शंकराचार्य और दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों जैसी हस्तियों से मुलाकातें क्रिया योग के सार्वभौमिक सत्य और पूर्व और पश्चिम को जोड़ने में योगानंद की भूमिका की पुष्टि करती हैं। हमारे लिए ये तीर्थयात्रा की शक्ति की याद दिलाता है, चाहे वो भौतिक हो या आंतरिक, दिव्यता से हमारे संबंध को जगाने के लिए और दूसरी संस्कृति की परंपराओं में ज्ञान खोजने की सुंदरता। अध्याय 41 के लिए बस इतना ही। दक्षिण भारत में योगानंद की रमणीय यात्रा और इसके आध्यात्मिक दिग्गजों से उनकी मुलाकातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां पवित्र ऊर्जा से जीवंत महसूस हुआ हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 42 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा अधिक गहन मनों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।